अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 16 आज हम डिस्कस करेंगे। तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से रिलेटेड जो कंसेप्चुअल शॉर्ट क्वेश्चंस हैं हम वो डिस्कस कर रहे थे। तो आज भी हमने वही सिलसिला हमने स्टार्ट करना है। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये आपको डेफिनेशन आनी चाहिए। 1 वोल्ट की डेफिनेशन इंटरव्यू में पूछी गई है, तो ये भी आपको आनी चाहिए। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 पॉइंट चार्ज। ये हमने कल डिस्कस कर चुके थे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हमेशा सिस्टम की होती है, एक चार्ज की नहीं होती। व्हाट इज मेंट बाय इक्वी पोटेंशियल सरफेस। ये भी इंटरव्यू में क्वेश्चन आ चुका है। और आपसे ये भी पूछते हैं कि इक्वी पोटेंशियल सरफेस में जो वर्क डन होता है वो कितना होता है। अब देखें, वर्क डन हमेशा तभी होता है जब हम अगेंस्ट द फील्ड जाते हैं। तो जब हर जगह पोटेंशियल सेम है तो हमें कोई रेजिस्टेंस ऑफर नहीं होगी, तो लिहाजा एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, दूसरी इक्विपोटेंशियल सरफेस है। यानी कि अगर ये हमारे पास एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है ना, तो इस सरफेस के किसी भी पॉइंट पर आप जाएं तो आपको कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। अब देखिए, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब जहां पर हर जगह पोटेंशियल सेम होता है। सादिया इक्विपोटेंशियल सरफेस वो होती है जहां पर हर जगह पोटेंशियल सेम होता है। एक और इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ठीक है। अब देखिए, ये जो सरफेस है इसका पोटेंशियल कुछ और है इसके कंपैरिजन में, लेकिन पूरी सरफेस का पोटेंशियल सेम है। इस पूरी सरफेस का पोटेंशियल सेम है, लेकिन एक दूसरे से पोटेंशियल डिफरेंट है। सादिया एक जो सरफेस होती है ना, उसके पूरी हर जगह पर अगर पोटेंशियल की वैल्यू सेम है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू सेम है, तो उसको हम बोलते हैं उसको हम बोलते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस। जैसे आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो कंडक्टिंग सरफेस होती है, अब ये एक हमारे पास चार्ज कंडक्टर सरफेस है। अब इसके अंदर हर जगह पर जो पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट होती है, सेम होती है। गॉस लॉ के केस में जहां पर आप पढ़ते हैं कि इंटरनल इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जीरो होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, तो इसका मतलब है इसके अंदर हर जगह जो पोटेंशियल है वो क्या होगा, सेम होगा। तो ये गॉस लॉ की फर्स्ट एप्लीकेशन भी है, जिसको हम कहते हैं कि जो मेटल के अंदर अगर हम बैठे रहें तो हम महफूज रहेंगे। अब समझ आई सादिया? ये साधन अच्छा, ये मतलब सवाल क्वेश्चन रेज की है आपसे। ये इंटरव्यू में ये भी कह सकते हैं कि इक्विपोटेंशियल सरफेस की एग्जांपल दें। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस की जो एग्जांपल है वो क्या होती है, कंडक्टिंग स्फीयर। इस पे आप जितना मर्जी आप चार्ज प्लेस कर ले, सारे के सारा चार्ज क्या करेगा, हमेशा सरफेस पे पाया जाएगा। सरफेस के अंदर कोई भी चार्ज रिजाइड नहीं करेगा। तो जब सरफेस के अंदर चार्ज रिजाइड नहीं करेगा तो सरफेस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, जीरो रहेगी। जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है तो वहां पर जो पोटेंशियल की वैल्यू सेम होती है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है E इज इक्वल टू डेल्टा V डिवाइडेड बाय डेल्टा R। तो जब हमारा E जीरो है तो तो जब आप इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो dV इज इक्वल टू जीरो, जीरो की इंटीग्रेशन। तो जब आप इसकी इंटीग्रेशन करोगे तो जीरो एक नंबर है, तो कांस्टेंट की इंटीग्रेशन क्या आती है, कांस्टेंट आती है, C आती है। और ये इंटेग्रल और ये डेरिवेटिव आपस में कट जाते हैं, तो पोटेंशियल इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये एक किसकी एग्जांपल है। तो मैं ये कह रहा था कि हमारे पास दो सरफेसेज हैं, इस सारी सरफेस का पोटेंशियल सेम है, इस सारी सरफेस का पोटेंशियल सेम है, लेकिन ये दोनों का पोटेंशियल आपस में डिफरेंट है। इसका लेट्स सपोज आप कर ले 5 वोल्ट है, तो हर जगह पर आपको पोटेंशियल की वैल्यू कितनी मिलेगी, 5 वोल्ट मिलेगी। इसका कर ले 8 वोल्ट, तो यहां पर हर जगह आपको 8 वोल्ट मिलेगा। लेकिन आप चूंकि अब देखें, इसका पूरी जो सरफेस है इसका पोटेंशियल 5 वोल्ट है और इसका 1 वोल्ट है, 8 वोल्ट है। तो जब आप एक सरफेस से दूसरी सरफेस पर जाएंगे, क्योंकि आप पोटेंशियल की वैल्यू डिफरेंट हो गई है, तो यहां पे फिर आपको वर्क डन करना पड़ेगा। लेकिन अगर पोटेंशियल की वैल्यू सेम होती तो फिर आपको वर्क डन नहीं करना पड़ना था। क्लियर है? तो आप मुझे ये बताएं कि गॉस लॉ में ये जो क्यू है ये कौन सा क्यू है। ये टेक्निकल क्वेश्चन है जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं।
गॉस लॉ में जो क्यू है ये कौन से वाला क्यू है? चार्ज एनक्लोज। अफशीन ने सही आंसर दिया है, ये चार्ज एनक्लोज्ड है। कौन सा चार्ज एनक्लोज है अफशीन? नहीं नहीं, पॉइंट चार्ज नहीं है सलीम, ये चार्ज एनक्लोज है। तो ये कौन सा चार्ज एनक्लोज है? लेकिन कौन सा चार्ज एनक्लोज है ये मैं पूछ रहा हूं। ये गॉसियन सरफेस का चार्ज एनक्लोज्ड है, क्योंकि हम जब इलेक्ट्रिक फील्ड हम मालूम करते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स मालूम करते हैं, तो हम क्या करते हैं, गॉसियन सरफेस को इमेजिन करते हैं। तो जब हम गॉसियन सरफेस को इमेजिन करते हैं, तो ये जो क्यू हमारा होगा, ये वो क्यू होगा जो गॉसियन सरफेस एनक्लोज करेगी। क्लियर है? और दूसरा मेरा सवाल ये है कि हमने ये तो पढ़ा था कि जो गॉस लॉ ये सिर्फ। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर यहाँ पे इक्विपोटेंशियल पोटेंशियल सरफेस जो है वो चार्जेस पे डिपेंड करता है या नहीं करता? अगर चार्जेस कहीं पे भी रखें तो इस पे कोई अफेक्ट पड़ता है या नहीं? अब देखिए, जो पोटेंशियल जो होता है, पोटेंशियल का डिफरेंस जिसे हम कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, वो क्यों होता है? क्यों वह यहाँ पर हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है और यहाँ पर हमारा नेगेटिव चार्ज नहीं होता है। नहीं सर, मेरे कहने का मतलब है कि हम इक्विपोटेंशियल सरफेस को डिफाइन करते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस में चार्जेस को डिफाइन करते हैं या नहीं? अगर चार्जेस इक्विपोटेंशियल सरफेस के सेंटर में नहीं, कहीं साइड में रख दें तो? वही मैं आपको बता रहा हूँ ना कि जो पोटेंशियल का डिफरेंस वो कब क्रिएट होता है, जब आपके चार्जेस क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। अगर पॉजिटिव चार्ज होगा और नेगेटिव चार्ज आप ले, तो जरा यहाँ पे पोटेंशियल का डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। इसको आप सरफेस पे रख दें, तो जब आप सरफेस पे रख देंगे तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस नहीं बन सकती। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो चार्जेस है वो क्या हो गए हैं, डिफरेंट हो गए हैं। तो जाहिर है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस तभी इक्विपोटेंशियल बनेगी जब जो उसके ऊपर जो चार्जेस आपने रखे हैं सबकी जो वैल्यू वो सेम होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि किसी का वो चार्ज ज्यादा हो, किसी का चार्ज कम हो, क्योंकि हमारा हम जानते हैं कि जो पोटेंशियल की वैल्यू होती है वो किस पे डिपेंड करती है, चार्ज पे डिपेंड करती है। के क्यू डिवाइडेड बाय आर, उस पर डिपेंड करती है। तो इसलिए अगर आपने इक्विपोटेंशियल सरफेस आपने बनानी है, तो उसके ऊपर जो भी चार्जेस आपने प्लेस करने हैं सबकी वैल्यू सेम होनी चाहिए। जब सबकी वैल्यू सेम होगी फिर हर जगह पोटेंशियल सेम होगा। अगर आप पॉजिटिव चार्जेस रख दें या नेगेटिव चार्जेस रख दें, दोनों चार्जेस रख दें, तो फिर ज़ाहिर है इसका पोटेंशियल हाई होता है और इसका पोटेंशियल लो होता है, तो फिर वो इक्विपोटेंशियल सरफेस नहीं रह जाएगी। क्लियर है? ये सर क्लियर हो गया। तो हम सर मैंने एक जगह पे पढ़ा सर मैंने पढ़ा था कि जो हमारी अर्थ है ना वो भी इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो वो कैसे होगी इक्विपोटेंशियल सरफेस अर्थ? अर्थ हमारी इक्विपोटेंशियल सरफेस है क्योंकि अर्थ एक हमारी कंडक्टिंग सरफेस है ना। तो कंडक्टिंग स्फीयर हमारी अर्थ, जो कंडक्टिंग स्फीयर होती है, अभी मैंने ओके आपको सर, जी। अर्थ कंडक्टिंग स्फीयर है तो इस पे चार्ज जो है वो कौन सा होगा? कैसे हम पता चलेगा कि इस पे चार्ज इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट है इक्विपोटेंशियल सरफेस पे? तो ये तो कंफ्यूज कर रहे हैं थोड़ा। अब देखिए, ये आप जानते हैं कि हमारी जो अर्थ है ये डिफरेंट लेयर से मिलकर बनी है। ठीक है? हर जो लेयर है आपने इसके पढ़ा होगा, आइनोस्फेयर होगा, थर्मोस्फेयर होती है। तो ये डिफरेंट लेयर्स यहाँ पर मौजूद रहती है। इसके अलावा आप ये भी जानते हैं कि हमारे ऊपर हर वक्त बैकग्राउंड रेडिएशन हम पे पड़ती है, हमारी अर्थ पे आती रहती है, हम उससे बच नहीं सकते। तो इस वजह से वो क्या करते हैं, जब भी रेडिएशन आती है तो वो क्या कर देती है, वो आयोनाइज कर देती है। जो भी हमारे एटमोसफेयर के या डिफरेंट जो लेयर्स होती हैं उनके अंदर जो भी एलिमेंट्स होंगे उनको वो क्या कर देगी, वो आयोनाइज कर देगी। तो जब भी कोई सरफेस आयोनाइज होती है इट मीन उस पर चार्ज है वो आ जाता है। तो लेकिन हमारा जो अर्थ जो है ना वो कंडक्टिंग स्फीयर है। सारे के सारा जो चार्ज है वो हमेशा से वो सरफेस पे रहेगा। इसके इंटरनल जो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड वो जीरो होता है। तो जब इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा तो वो फिर क्या होगा, उसका पोटेंशियल कांस्टेंट होगा। तो जब पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा फिर वो एक क्या बन जाएगी, इक्विपोटेंशियल सरफेस बन जाएगी। क्लियर है? डिफरेंट वेज होते हैं जिनकी वजह से हमारे जो एटमॉस्फेयर है जिनके अंदर वो एलिमेंट्स होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ऑक्सीजन हो गया, और भी काफी सारे पार्टिकल्स होते हैं। आपने पढ़े भी हैं पार्टिकल फिजिक्स में, जब आप जाते हैं तो वहां पर आपने डिफरेंट पार्टिकल्स पढ़े जो वो जिनका लाइफ टाइम जो वो बहुत कम होता है।
लेकिन वो हमारी एटमॉस्फेयर में मौजूद होती हैं, जिस तरह एक न्यूट्रिनोज हो गए, तो ये सारे हमारे अर्थ में मौजूद हैं। क्लियर है सादिया? सादिया, आई थिंक शी आप लेफ्ट जी कर। सर हो गया, जी सर हो क्लियर। ठीक है। अब देखिए, हमें ये तो पता है कि जो गॉज है ये सिर्फ और सिर्फ क्लोज सरफेस के लिए एप्लीकेबल है, ओपन सरफेस के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। क्योंकि अगर सरफेस हमारी ओपन होगी तो चार्ज इनक्लोज क्या होगा? जीरो होगा। जब चार्ज इनक्लोज हो जीरो होगा, फिर गॉज लॉ वहां पे अप्लाई हम नहीं कर सकते। तो क्लोज सरफेस होनी चाहिए। तो अब देखिए, दूसरी बात मैंने आपसे ये पूछनी थी कि क्या गॉज लॉ सिमेट्रिक सरफेस के लिए एप्लीकेबल है या नॉन सिमेट्रिक के लिए? ये तो हमें पता चल गया कि क्लोज सरफेस के लिए एप्लीकेबल है, ओपन सरफेस के लिए एप्लीकेबल नहीं है। दूसरी बात, क्या सिमेट्रिक सरफेसेस के लिए एप्लीकेबल है या नॉन सिमेट्रिक के लिए भी एप्लीकेबल है? और ये भी सर आपके इंटरव्यू का दोनों के लिए क्वेश्चन है। एप्लीकेबल है, तो सिमेट्रिकल और नॉन सिमेट्रिकल दोनों के लिए एप्लीकेबल है। हमारे पास जो भी सिस्टम होगा उनमें से अगर क्लोज है तो हम गॉज लॉ अप्लाई कर सकते हैं, जो भी सिस्टम हो क्लोज हो। आपका आंसर ठीक है। तो फिर हम जो भी, अगर हम नॉन सिमेट्रिक सरफेस में आपको देता हूं, तो उस पर आप गॉस लॉ अप्लाई करके मुझे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू निकाल देंगे? जी सर, अगर क्लोज सरफेस होगा, जितना फ्लक्स आउटवर्ड निकल रहा होगा तो हम फाइंड कर सकते हैं गॉस लॉ की वजह से। देखिए, आपने इंटरव्यू में ये आंसर देना है कि गो के जो आइडियली जो है ना, हम ये कहते हैं कि ये गॉस लॉ को हम अनसिमेट्रिक या नॉन सिमेट्रिक सरफेस पे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली आप गॉस लॉ को नॉन सिमेट्रिक सरफेस पे अप्लाई कर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जब अगर हमारी सरफेस नॉन सिमेट्रिकल होगी और उस पर आप गॉस लॉ को अप्लाई करती हैं, तो वो कैलकुलेशन इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं कि वो फिर सूटेबल नहीं रह जाती। क्योंकि फिजिक्स में हमने, जो आप जानते हैं कि हम अप्रोक्सीमेशन को बहुत ज्यादा यूज करते हैं। इस अप्रोक्सीमेशन की यूज करने का मकसद यही होता है कि हम कंप्लेक्स जो हमारी होती हैं कैलकुलेशन, उससे बच जाए और हम सिंपल कैलकुलेशंस के अंदर रहें। तो प्रैक्टिकली गॉस लॉ को अप्लाई करना वो पॉसिबल नहीं है, लेकिन आइडियली आप गॉस लॉ को अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है? जी सर, इंटरव्यू में इसी तरह बताना है, ठीक। हाँ जी। तो आप उन्हें बताएंगे कि जी प्रैक्टिकली ये इम्पॉसिबल है, यानी कि पॉसिबल नहीं है। क्योंकि आप देखें, जब हमारी कैलकुलेशन इतनी डिफिकल्ट हो जाएंगी तो ज़ाहिर है वो प्रैक्टिकली वो चीज़ हमारे वो बहुत ज़्यादा हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाएगी। तो जब बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगी, इट मीन वो प्रैक्टिकली तो एप्लीकेबल वो नहीं होता, लेकिन जो आइडियली फिर आप लगा सकते हैं। यानी कि आंसर यस तो है, लेकिन प्रैक्टिकली में आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते। इक्विपोटेंशियल सरफेस का फार्मूला, तो ये जब आप क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स करेंगे ना, तो अगर आपसे, क्योंकि अब जरा पोटेंशियल की वैल्यू तो वहां से सेम है, तो पोटेंशियल की जब वैल्यू सेम होगी, तो अगर आपसे पूछा जाए इलेक्ट्रिक फील्ड कितने वो वगैरह, फिर जहर आप उसी जो फार्मूलाज हमने पढ़े हैं कि जो हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज, वही फार्मूले हम यूज करेंगे जो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पूरे चैप्टर में पढ़े हैं। कोई यहाँ पर नया फार्मूला यूज नहीं होगा साथ, या वही फार्मूले होंगे। अब वही सवाल आ गया जो मैंने आपसे इंटरव्यू में वो क्लास सेशन में पूछा था कि व्हाई इज इट सेफर टू सिट इनसाइड अ कार, कि अगर आप कार में हैं या बस में हैं, उसके अंदर आप ज्यादा महफूज हैं रादर देन स्टैंडिंग अंडर अ ट्री ड्यूरिंग लाइटनिंग, कि जब लाइटनिंग हो रही है तो दरख्त के नीचे आप महफूज नहीं है, आप कार के अंदर या बस के अंदर ज्यादा महफूज हैं। तो रीजन क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कार बिकम जीरो, द मेटल बॉडी ऑफ द कार provides electrostatic shielding. During lightning, the electric discharge passes through the body of the car bus. तो अगर आप ये क्वेश्चन याद भी कर लेना, तो अगर आप ये इंटरव्यू में देते हैं तो आपका अच्छा इंप्रेशन जाएगा, क्योंकि अच्छा उन्होंने आंसर दिया हुआ है। व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन? सर ये तीनों ऑप्शन करेक्ट है? ये तीनों पूरा एक आंसर है, ऑप्शन नहीं है, तीनों आंसर्स हैं। पॉइंट्स के बाद मतलब उन्होंने बताया हुआ है, ये कंप्लीट आंसर है। अच्छा सर, समझ में आ गया। तो व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन? तो अब किसी भी बॉडी पे अगर हमने चार्ज को लाना है, तो हमारे पास तीन मेथड होती हैं। ये आपको जुबानी याद होना चाहिए। एक होता है रबिंग यानी फ्रिक्शन, दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडक्शन, और तीसरा होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इंडक्शन में क्या होता है? दो जो आपने बॉडीज लानी है उनको आपने टच नहीं करने देना, विदाउट
एनी कॉन्टैक्ट विद अनदर चार्ज, एक बॉडी चार्ज होगी और दूसरी बॉडी क्या होगी, अनचार्ज होगी। तो चार्ज बॉडी और अनचार्ज बॉडी को आपने टच नहीं होने देना, तो उनको आपने क्या करना है, सेपरेट ही रखना है। तो जब आप सेपरेट रखेंगे तो दोनों फिर एक चार्ज बॉडी की मौजूदगी में दूसरी बॉडी पे जो अनचार्ज है उस पर भी चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, पोलराइज हो जाएगी। तो जब आप उस चार्ज बॉडी को हटा देंगे तो वो वापस क्या हो जाएगी, वो न्यूट्रलाइज हो जाएगी। सर कैसे फाइंड कर सकते हैं कि किस बॉडी पे चार्ज है या किसी पे नहीं? ये तो आपने वो अगर आपने टेस्ट करना है ना कि किसी बॉडी पर चार्ज है या नहीं, वो उसका शो टेस्ट होता है रिपल्शन। ये आपने अब पूछ लिया तो अब इस पे हम डिटेल से बात कर लेते हैं। ये एमसीक्यू भी आता है कि व्हाट इज द शो टेस्ट ऑफ द चार्ज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ अ चार्ज, कि आपने चार्ज की प्रेजेंस को आपने मालूम करना है। तो शो टेस्ट हमारा क्या होता है, शो टेस्ट होता है रिपल्शन। अब आप ये भी कह सकते हैं कि अट्रैक्शन क्यों नहीं हो सकती, तो उसकी रीजन है। अब देखिए ये हमारे पास अगर बॉडी ए है ना, इस पे चार्ज है, ठीक है, ये हमने खुद हमें पता है कि इसको बॉडी को हमने क्या दिया हुआ है, इसको हमने पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है, ठीक है। ये एक बॉडी है, बॉडी बी है। अब जो बॉडी बी है ना, इस पे कोई चार्ज नहीं है, ये अनचार्ज है। तो जब आप पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को इसके पास लाएंगे तो इसके अंदर जितने भी नेगेटिव वो चार्जेस होंगे वो सारी साइड पे आ जाएंगे, क्योंकि ये जो बॉडी है इस पे पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव क्या करेगा, नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, और जो सारा पॉजिटिव चार्ज है वो क्या हो जाएगा, यहां पर इकट्ठा हो जाएगा। ऐसे ही है। तो अब देख लें ये क्या करेगी, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगी ना। तो अब देखें अगर हम अट्रैक्शन को ले लें तो आप देख सकते हैं कि बी पर चार्ज नहीं था, ए पे चार्ज था। तो अगर हम अट्रैक्शन, ये बार ए क्या कर रही है, बी को अट्रैक्ट कर रही है, लेकिन बी पे चार्ज नहीं है, बी क्या है, अनचार्ज है। क्योंकि जैसे ही आपको ए को दूर लेके जाएंगे वापस बी क्या हो जाएगी, वापस बी अनचार्ज हो जाएगी। तो फिर जाहिर है कि जो अट्रैक्शन है वो हमारा शो टेस्ट ना होगा। क्यों, क्योंकि यहां पर आके हमारा जो अट्रैक्शन है वो क्या हो जाती है, वो फेल हो जाती है। अगर हमारा आ जाता है रिपल्शन, तो रिपल्शन में क्या होता है, जब अगर दो बॉडीज अगर चार्ज हैं तो वो तभी दो बॉडीज एक दूसरे को रिपेल करेंगे जब उन पे क्या होगा, चार्ज होगा। अगर ये बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज है, इस पे भी पॉजिटिव चार्ज है, ये दूसरे को क्या करेगी, ये रिपेल करेगी। नंबर अब देखें, अब जो बी को रिपेल कब करेगी, जब बी पे चार्ज होगा या बी पे चार्ज नहीं होगा। रिपल्शन तभी होगा ना जब ए पर भी चार्ज होगा और बी पर भी चार्ज होगा। ये नहीं होगा कि जैसे ही आप ए को दूर लेके गए तो बी पे चार्ज खत्म हो गया, नहीं। ए को आप चाहे दूर लेके जाए, बी के पास रखें, बी पे चार्ज हमेशा रहेगा। क्यों, क्योंकि अगर ये दो बॉडीज एक दूसरे को रिपेल कर रही हैं, इसी तरह अगर दो बॉडीज नेगेटिवली चार्ज हैं तो इन पे चार्ज तभी होगा कि जब एक दूसरे को रिपेल तभी करेंगे जब बी पर भी चार्ज हमेशा मौजूद रहेगा। ये नहीं होगा कि आप बी को ले जाएं तो ए पे चार्ज खत्म हो जाएगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो हमारी रिपल्शन होती है ये शो टेस्ट होता है, ये हमें बताती है कि बॉडी पे चार्ज है या नहीं है। क्लियर है? जी सर क्लियर हो गया। अट्रैक्शन जो है ना इस केस में तो एप्लीकेबल है कि अगर एक बॉडी पॉजिटिव है और एक बॉडी नेगेटिव है तो यहां पर भी अट्रैक्ट करेगी। अब ज़ाहिर है यहां पर जो ए है इस पे परमानेंट चार्ज मौजूद है, बी पर भी परमानेंट चार्ज मौजूद है, तो यहां पर अट्रैक्शन में बता सकती है कि यहां पर चार्ज है। लेकिन ये वाला जो केस है, इस केस में जो अट्रैक्शन है वो फेल हो जाती है। तो हमने बताना है कि अपना आइडियल बनाना है, शो टेस्ट हमने बताना है। तो शो टेस्ट हमारा हमेशा क्या होता है, रिपल्शन होता है, वो हमारा वो अट्रैक्शन नहीं हो सकता। व्हाट इज द कैपेसिटर, डिफाइन कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, फैराड। ये डेफिनेशन आप याद करनी चाहिए आपको। What are non-polar molecules? A non-polar molecule is the one in which the center of gravity of the positive charge coincide with the center of gravity of the negative charge. They do not have a permanent dipole moments. तो यहां पर कोई परमानेंट डाइपोल मोमेंट्स नहीं है। देखिए ये अगर आप वर्ड डेफिनेशन में ऐड करते हैं तो फिर आप मुश्किल में फंस जाते हैं, क्योंकि अगर आप इसको वेल एक्सप्लेन ना कर पाओ तो अगर आप ये डेफिनेशन सुना दो तो फिर ज़ाहिर वो आपसे पूछेगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे चला जाएगा आपसे। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक थोड़ा सा मुश्किल टॉपिक है
तो इसलिए फिर आपको इस तरह के जो वर्ड है वो आपको यूज नहीं करने चाहिए, क्योंकि जैसे ही आप डेफिनेशन सुनाओगे तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो आपसे क्या शुरू कर देगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में पूछना शुरू कर देगा। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी अगर आपकी ग्रिप इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है तो फिर आप ये डेफिनेशन आप नहीं सुनाएंगे, ठीक है। तो इन चीजों का भी आपने ध्यान रखना है कि जो आप वर्डिंग यूज कर रहे हैं, अगर वहां से वो क्वेश्चन निकालता है तो उससे वो आपको उस पर ग्रिप होनी चाहिए। जो आप वर्ड यूज, समटाइम आप क्या करते हो, समटाइम आप ऐसे वर्ड यूज करते हैं कि आप चाहते हैं कि या ये मैं वर्ड यूज करूं और जो इंटरव्यू वाला है वो ये वर्ड को पकड़ ले और इससे मुझे क्वेश्चन शुरू कर दे, और ऐसा होता भी है। और इंटरव्यू वाला भी पता होता है, उनको भी पता होता है कि ये हमें ऑफर कर रहा है, कि ये जानबूझ के से हमें ये वर्ड दिया है और ये चाह रहा है कि हम इनसे क्वेश्चन करें, तो वो फिर आपसे क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए इस चीज का भी आपने ध्यान रखना है कि जो आपने आंसर देना है उसमें आपके वो अल्फाज आप चूज करें जिसपे आपकी ग्रिप हो, कि अगर वो आपसे उन क्वेश्चन से रिलेटेड अल्फाज वर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन शुरू कर दे तो आपकी ग्रिप होनी चाहिए। ये ना हो कि आपने डेफिनेशन में इंप्रेशन झाड़ने के लिए तो बोल दिया, लेकिन उसमें से वो कोई वर्ड पकड़ ले उससे रिलेटेड आपको कुछ आता ना हो तो वो फिर आपका बुरा इंप्रेशन जाएगा। तो ये साथ मैं कोशिश करूंगा कि आपको टेक्निकलिटीज भी बताता जाऊं। इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन क्या हो गया, द अलाइनमेंट ऑफ द डाइपोल मोमेंट्स। हम जानते हैं कि एटम्स के अंदर डाइपोल होते हैं, टाइनी जो हमारा, ये भी एक, जब हम मैक्सवेल के क्वेश्चन में जाएंगे ना तो वहां पर हम इसका ये भी आंसर करेंगे कि जो मैग्नेटिक मोनोपोल है वो एग्जिस्ट क्यों नहीं कर सकता। तो फिलहाल मैं बस आपको इतना बता दूं कि एटम क्या होता है, एटम भी एक टाइनी डाइपोल होता है, यानी कि आप एटॉमिक लेवल पे भी चले जाएं तब भी आपको डाइपोल मोमेंट्स मिलेंगे। तो वो कहते हैं कि द अलाइनमेंट ऑफ द डाइपोल मोमेंट्स, डाइपोल मोमेंट क्या है कि एक एंड पर पॉजिटिव चार्ज और एक एंड पर नेगेटिव चार्ज हो। द अलाइनमेंट ऑफ द डाइपोल मोमेंट्स ऑफ द परमानेंट और इंड्यूस्ड डाइपोल, दो तरह के हो सकते हैं, एक परमानेंट डाइपोल की हमेशा इस पर डाइपोल इंड्यूस रहेगा, और दूसरा होता है इंड्यूस्ड डाइपोल कि जब आप चार्ज बॉडी को पास लेकर आते हैं तो इस पे वो डाइपोल्स इंड्यूस हो जाए तो वो इंड्यूस होगा, अदरवाइज वो परमानेंट होंगे। अब ये जो अलाइनमेंट होगी किस डायरेक्शन में होगी, इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये पब्लिक सर्विस कमीशन का क्वेश्चन है कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में क्या करेंगे, अपने आप को अलाइन करेंगे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। आपने इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है तो ये जो डाइपोल मोमेंट है ये क्या कर लेगा, ये अपने आप को इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर लेगा, अप्लाई कर लेगा। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, तो ये क्या करेगा, इस तरह ये अपने आप को अलाइन कर लेगा। ये एंड पॉजिटिव आ गया और ये एंड इसका नेगेटिव आ गया। पहले जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं ना किया था, ये उस वक्त इस डायरेक्शन में पड़ा था। जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर इसमें ट्विस्ट आया, इसमें रोटेट किया, रोटेशन की वजह से इसमें क्या प्रोड्यूस हो गया, टॉर्क प्रोड्यूस हो गया, तो इस डायरेक्शन में चला गया। तो उसको हम क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन। What are dielectrics? What is the effect of introducing a dielectric slab between the plates of a parallel plate capacitor? तो डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक इज एन इंसुलेटिंग मटेरियल in which all the electrons are tightly bound to the nucleus of the atom. The capacitance of the capacitor increases if a dielectric introduced. एप्लीकेशन ये आप याद कर सकते हैं कि इग्निशन सिस्टम ऑफ ऑटोमोबाइल सिस्टम, ये केपीके की बुक में भी लिखा हुआ है कि जो ऑटोमोबाइल सिस्टम जो इंजन होता है वहां पर ये इग्निशन का मतलब होता है जलाना। तो ये जो जलाने के लिए वो ये कैपेसिटर यूज होते हैं टू एलिमिनेट स्पार्किंग से बचने के लिए, टू रिड्यूस वोल्टेज फ्लक्चुएशंस इन पावर सप्लाईज। जो हमारा वोल्टेज फ्लक्चुएट होता है, मतलब कभी कम होता है कभी ज्यादा होता है, हमारा एक ऐसा वो अप्लायंस है तो उसमें हम चाहते हैं कि सर ये नंबर 1 रिपीट करें। इग्निशन का मतलब होता है जलाना, स्पार्क देना, कि जब अब जहर पेट्रोल जलना है ना तो पेट्रोल को जब आपने जलाना है तो जब आप किक मारती हैं वो किक जब आप मारेंगे वो क्या करेगा, पेट्रोल को जलाएगा, उसको इग्निशन सिस्टम उसको वो मतलब उसके अंदर वो इग्निशन उसको प्रोवाइड करेगा। तो जब पेट्रोल जलेगा तभी वो फिर क्या प्रोड्यूस करेगा, वो हीट प्रोड्यूस करेगा, एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, फिर आपका जो इंजन है वो चलना शुरू हो जाएगा। तो इसको ये यानी कि इग्निशन सिस्टम ऑटोमोबाइल को ये प्रोवाइड करता है, कैपेसिटर में यूज होती है। दूसरा मैं बता रहा था कि जो हमारे अप्लायंसेज होती हैं उनको कांस्टेंट वोल्टेज की जरूरत होती है, तो इसलिए ये क्या कहता है, ये रिड्यूस करता है वोल्टेज फ्लक्चुएशन को, कि वोल्टेज हमारा वो तब्दील ना हो, ना कम हो ना ज्यादा हो, कांस्टेंट वोल्टेज उन्हें मिले।
इसलिए भी आप कैपेसिटर को यूज करते हैं। दे आर यूज टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ पावर ट्रांसमिशन। अगर आप किसी भी अप्लायंस उसमें हमने कैपेसिटर लगाया है तो उसकी एफिशिएंसी वो क्या कर देगा, वो बढ़ा देगा। What is corona discharge or action of the points? The leakage of the electric charge from the sharp points on the charged conductor is known as corona discharge or action of points. अब देखिए जो शार्प पॉइंट्स क्या होती हैं, लीकेज कहां से होती है, ये हमारे पास दो प्लेट्स है ना, तो लीकेज हमेशा यहां से यहां पे करके होगी। बिटवीन द प्लेट्स जो होते हैं ना, यहाँ पे लीकेज के जो चांसेस है वो कम होते हैं। लीकेज ज्यादा चांसेस कहां पर होते हैं, ये जो कॉर्नर्स होती है ना, ये हमारे शॉर्ट पॉइंट्स होते हैं, इन पे जो लीकेज होती है ये ज्यादा होती है। और आपने अगर वो डायग्राम होता है, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है ना, वो इस तरह करके होती है, ऐसे बल्जिंग इलेक्ट्रिक फील्ड से भी बोलते हैं। ये रिकॉर्डेड लेक्चर मैंने आपको सेंड किए हुए हैं, तो जिसने पूरे मेरे रिकॉर्डेड लेक्चर सुने हुए हैं तो उसको पता होगा कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको बल्जिंग इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। और ये बल्जिंग इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर होता है, ये कॉर्नर्स पर होता है। बिटवीन द प्लेट्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बिल्कुल स्ट्रेट लाइंस होती हैं और यूनिफॉर्म होती है, लेकिन जब आप कॉर्नर्स पे आते हैं तो आप ये बल्ज कहा जाता है। तो इसलिए मैंने आपको बार बार मैं रिकमेंड करता हूं कि जो भी मैं आपको चीज या जो वीडियो लेक्चर या मटेरियल आपको सेंड करता हूं उसको पूरा ईमानदारी से पढ़ा करें, सुना करें, तो तभी आपके जो कंसेप्ट वो अच्छे होंगे। अब देखिए जो फिजिक्स इतनी लेंथी है, अब ज़ाहिर है कि मैं हाँ जो चीज एक दफा रिकॉर्ड हो चुकी है तो वो ज़ाहिर दोबारा फिर पढ़ाने का फायदा नहीं होता, क्योंकि दोबारा जरूरी हमने उस पर टाइम लगाना है। तो इससे बेहतर ये है कि हम उसकी जगह पर कोई नई चीज ट्राई कर लें। तो रिकॉर्डिंग के ये सेशन किस लिए ऑनलाइन का, ये भी एक फायदा होता है कि जो चीज एक दफा आपने पढ़ा दी है उसको दोबारा ना पढ़ाएं, आप उनको रिकॉर्डिंग फॉर्म आपने स्टूडेंट्स को दें, वो सुने, उनका जो क्वेश्चन हो वो फिर डिस्कस करें, और उसकी जगह पर जो आपने टाइम लेना था वो आपका टाइम भी बच जाता है, और उसकी जगह पर आप नई चीज पढ़ा दें। अगर नई नहीं पढ़ा सकते तो फिर आप वो आगे आगे चले जाए ताकि आपका जो टाइम है वो बच जाए। तो इसलिए ये चीजें पढ़ा करें। आप जे के इंटरव्यू में आपसे पूछ लें बल्जिंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, वहां पर आपने कहना है कि हमने ये लफ्ज पहले दफा सुन रहे हैं, ये केपीके की बुक में ये आपने पढ़ा हो, जो कि केपीके के स्टूडेंट्स उनको तो पता होगा बल्जिंग इलेक्ट्रिक फील्ड का, लेकिन जो पंजाब वाले उनको नहीं पता होगा। तो इसलिए इन चीजों को आपने वो अंडरस्टैंड किया करें, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। लाइंस ऑफ द फोर्स स्टार्ट, ये पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती हैं और नेगेटिव चार्ज के एंड हो जाती हैं। लाइंस ऑफ फोर्सेस नेवर इंटरसेक्ट, ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। अगर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर देंगी तो ये जो पॉइंट है, इस एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शंस हो जाएंगी, एक अपवर्ड और एक ये। तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि एक ही पॉइंट पर दो डायरेक्शन हो जाएं, तो इसलिए कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। द टेंजेंट टू द लाइन ऑफ फोर्स एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर कहीं पे ये एक पॉइंट है, टेंजेंट की जो डायरेक्शन है वो क्या होगी, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। The number of lines per unit area through a plane at right angle to the lines is proportional to the magnitude of, ये definition है। The number of lines forces emerging out Q charge Q is equal to, तो यहां से आप number of lines आप मालूम कर सकते हैं, number of electric field lines। अब देखिए ये एक हमारा डाइपोल है, जब हम इसको इलेक्ट्रिक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखेंगे ये क्या करेगी, इसमें रोटेशन आ जाएगी। द डाइपोल ए बी इज एट एंगल थीटा विद इलेक्ट्रिक फील्ड, हमने थीटा एंगल पर रखा है, नाम 0 पे रखा, नाम 90 पे रखा, बल्कि इनके दरमियान हम एंगल पे रखा है, यानी कि ऐसे रखा हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी है, तो अब देख लीजिए एक थीटा एंगल बना रहा है। द फोर्स एक्टिंग ऑन, अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ये इसकी डायरेक्शन ये है, ठीक है। और डाइपोल क्या होता है, एक एंड पे उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा और एक एंड पे उस पर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से स्टार्ट हो रहे हैं, तो ये इसका एंड पॉजिटिव होगा और ये एंड उसका नेगेटिव होगा। अब देखें ये जो नेगेटिव है ये इस पॉजिटिव को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और ये जो पॉजिटिव है ये इस पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो ये फिर जो डाइपोल में क्या आ जाती है, इसमें थोड़ी रोटेशन आ जाती है, तो यानी कि इसमें टॉर्क प्रोड्यूस हो जाता है। तो वो टॉर्क आप इस फार्मूले से आप मालूम कर सकते हैं। तो ये भी आपने याद रखना है कि P क्रॉस E होता है, E क्रॉस P नहीं होता। ये जो P है ये हमारा डाइपोल मोमेंट है। और इसका फार्मूला क्या होता है, P E साइन थीटा।
द पोटेंशियल एट बी, अगर आपने पोटेंशियल मालूम करना है एट अ पॉइंट तो उसका यह फार्मूला होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का या पोटेंशियल एट अ पॉइंट एक ही बात है। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी यू, उसका यह फार्मूला होता है Q1 Q2 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन आर। पोटेंशियल एनर्जी, ये फार्मूलाज आपको याद होने चाहिए। द वर्क डन स्टोर्ड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इन द सिस्टम, जो हम वर्क करते हैं वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बन जाती है, उसकी शक्ल में वो स्टोर हो जाती है। एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, तो ये फार्मूला है आता हमारे पास 1/2 CV²। तो हाँ, ये भी इसका फार्मूला निकल आता है Q²/C। तो ये डिफरेंट इसके एक्सप्रेशन है वो आपने करनी है। द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल, तो ये पब्लिक सर्विस कमीशन में ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है एट अ पॉइंट आउटसाइड द शेल, ये आउटसाइड द शेल है ये वाला। जब आप स्फेरिकल शेल का आप इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करते हैं, ये आउटसाइड द स्फेरिकल शेल है, और ये वाला सिर्फ एट द सरफेस ऑफ द स्फेरिकल शेल है। ये पब्लिक सर्विस कमीशन के क्वेश्चन के लिए एग्जाम के लिए मैं आपको बता रहा हूं। और अगर शायद वो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट के अंदर है, एट अ पॉइंट इनसाइड द शेल, अगर शेल के अंदर है तो फिर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, हमारा 0 होगा। वेरी इंपॉर्टेंट। स्फेरिकल शेल की बात हो रही है, 3 इलेक्ट्रिक फील्ड की हमें वैल्यूज मिलती हैं। ये आउटसाइड द शेल, ये एट द सरफेस ऑफ द शेल, और इनसाइड द जो स्फेरिकल शेल होता है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। नेक्स्ट है एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये आपने डायरेक्ट रखा तो उससे क्या होगा, हमारी जो कैपेसिटेंस है वो इंक्रीज हो जाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स कितना होता है, ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट सी इज इक्वल टू σ/E0 होता है। अगर आप एक प्लेट आप रिमूव कर दें, तो जब आप एक प्लेट रिमूव कर देंगे फिर क्या बन जाएगा, 2E0 हो जाता है। ये हमने एक MCQ भी किया था। अगर हमारा डाइलेक्ट्रिक हो बिटवीन द प्लेट्स तो फिर हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, σER/E0। और अगर एक प्लेट को आप रिमूव कर दे फिर क्या बन जाएगा, ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो कैपेसिटेंस इन सीरीज है, कैपेसिटेंस इन पैरेलल, तो ये फार्मूलाज भी आपने देख लेने हैं। तो ये वाला सेक्शन हमारा कंप्लीट हो गया। अब सेकंड सेशन में हम MCQs करते हैं। एक मिनट रहता है, कोई सवाल आया तो पूछ लें। ये फाइल मैंने आपको भेज दी है ग्रुप में। अब देखिए यहाँ इस फाइल से आपको काफी कंसेप्चुअल टॉपिक, आपको कंसेप्ट आपके होप से क्लियर हुए होंगे। सर क्लास एंड हो गई है? ये क्लास एंड हो गई है, तो अभी सेकंड सेशन स्टार्ट होगा थोड़ी देर तक। तो ये कौन सी क्लास थी? ये फिजिक्स की है। अच्छा ये फिजिक्स की है, तो उसके बाद प्रेजेंटेशन होगी थोड़ी देर बाद? नहीं, प्रेजेंटेशन वाला अभी कोई मिला नहीं है, तो अभी पढ़ाना ही है। ओके।